हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टारगेट फॉर आईक्यू पे एक वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हर वो टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्जाम दैट इज कॉल्ड यूपी एपीओ के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, उन सारे टॉपिक को डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा एक एक करके डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो लॉ पोर्शन के हो या वो जीके या जीएस पोर्शन के हो। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिकली उसका जिक्र किया है सेक्शन 14 के अंतर्गत, और ये सेक्शन 14 है आपका द पुलिस एक्ट 1861। एज वी ऑल नो कि यूपी एपीओ का जो पेपर है आपका, उस पेपर के अंदर अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन या अगर मैं कहूं 15 नंबर आपके इसी लोकल एक्ट से कोरिलेट करते हैं, जिसके अंदर मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 सवाल आपसे जहां एक तरफ पूछे जाएंगे पुलिस एक्ट के अंतर्गत, वहीं लगभग मान के चलिए 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पुलिस रेगुलेशंस के अंतर्गत। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पुलिस एक्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर रखना होगा कि ये आपका बेसिकली एक सेंट्रल एक्ट है जिसको कि स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इवन दो दिस एक्ट फॉल्स विद इन द पर्वी ऑफ द सेंट्रल एक्ट, लेकिन जो राज्य सरकार होते हैं वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट करके उन प्रावधानों को अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या उनका यूज उनके द्वारा किया जा सकता है। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, तो सेक्शन 14 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल फोर्सेस। अब सवाल यहां पर यह है कि फोर्स तो हमें पता है कि चलिए या तो यहां पर बात की जा रही होगी सिविल फोर्स की या तो यहां पर बात की जा रही होगी आर्म्ड फोर्सेस की, लेकिन यहां पर एडिशनल फोर्सेस की जरूरत क्यों है और आमतौर पे उनकी जरूरत किस किस ग्राउंड्स पे होती है और उनकी जरूरत को किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फुलफिल किया जाता है और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की क्या सहमति होती है। कई बार इनसे भी सवालों को निकाला गया है और आपके सामने डायरेक्ट सवाल को रख दिया गया है। तो वैसे तो हर राज्य के अंदर उनकी एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं, हर राज्य के अंदर उनके पास एक स्पेशल आर्म फोर्सेस होती हैं, हर राज्य के अंदर उनके पास एक सिविल फोर्स होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे जब कभी भी हमारे यहाँ के पुलिस महानिदेशक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि महानिदेशक, उनको ये लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें रेलवे की सुरक्षा करनी है, अब ये वक्त आ गया है कि हमें कैनल यानी कि नहर की सुरक्षा करनी है, अब हमें वक्त आ गया है कि हमें हर वो चीज या हर वो कार्य जो पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आता है उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमें करना है, या आमतौर पे ऐसी जगह जहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है या जहां पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, और आमतौर पे डीजीपी को या ये जो डिफरेंट आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जब इनको एक प्रकार का भय महसूस होता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की सहमति से इनके लिए एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉयड करता है। लेकिन यहां पर 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी इनके पास अपना अपना फोर्स है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जब इनको एक प्रकार का डर सताता है या जब इनको एक प्रकार का एप्रीहेंशन का भय सताता है, तो यूजुअली ये क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं और उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर इट इज द डायरेक्टर जनरल who will have to take the cognizance। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीजीपी की ही सहमति से काम नहीं बनेगा, यहां पर उस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति का भी होना जरूरी होता है। तो जब कभी भी अगर राज्य सरकार अपनी सहमति दे देता है, तो फिर डीजीपी क्या करता है कि इन संबंधित जगहों के रिगार्डिंग जितने भी एडिशनल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल किया जाता है और वहां पे जो आपकी सिविल फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाता है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि भाई उनका एडिशनल खर्चा कौन वहन करेगा या उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट किसके द्वारा होगी। तो यूजुअली ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो डिफरेंट संस्थाएं हैं जिनके कहने पे वहां पे एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉयड किया गया है, यूजुअली इन संस्थाओं के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि उस संस्था से रिलेटेड धन से संबंधित सभी मुद्दों के ऊपर उसकी पकड़ होती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले डिसाइड कर ली जाती हैं और आमतौर पे जब एडिशनल फोर्सेस को उन जगहों पे उनकी सिक्योरिटी के नजरिए से अपॉइंट किया जाता है तो उनसे एडवांस में पेमेंट भी ली जाती है और वो पेमेंट
फिर उन एडिशनल फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने सेक्शन 14 का, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलें तो आपको पता है कि यूपी एपीओ का एग्जाम आपका जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए वक्त बहुत कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास नपा तुला हुआ वक्त है। तो इस रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी यूपी एपीओ के बैचेस रन कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के एंगल से देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट बैच है। अगर उसके अंदर आप पुलिस एक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट बैच है। तो ऑलरेडी अगर आप ऐसे बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी आप कर सकते हैं एंड आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो आपकी क्लासेस हैं वो टारगेट फॉर आईक्यू के ही एप्लीकेशन के ऊपर चलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। मैं रवीजा खुद दिन में कम से कम 2 बार आपसे मुलाकात करता हूँ। एक वक्त होता है सुबह 8:30 बजे का, एक वक्त होता है शाम को 7 बजे का। इसके रिगार्डिंग आप उस वीडियो लेक्चर को थ्रू आउट योर टीचिंग टेन्योर आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसके अलावा जो भी पॉइंटर वाइज नोट्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम के अलग अलग, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।